दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसे देखकर आपका दिमाग एरोप्लेन मोड पर चला जाएगा और दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज भागेंगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक विशालकाय स्पेसशिप जिसका नाम बोरेलिस है, अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता शहर है जिसके अंदर हजारों लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये सब के सब क्रायोपॉड्स में बंद हैं, जहां वक्त थम जाता है और उम्र बढ़ना रुक जाती है। आखिर 5 साल का सफर जो तय करना है और कंपनी चाहती है कि उसके लोग एकदम फ्रेश और नए नवेले हालत में काम पर पहुंचे, जैसे अभी अभी माँ के हाथ की रोटी खाकर निकले हों। इसी भीड़ में एक बंदा है एंडी, जो अपने क्रायोपॉड में सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। उसे अपने बच्चों की मीठी आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक नन्ही सी आवाज पूछती है, क्या डैडी सो रहे हैं? चलो उन्हें जगाते हैं। और इससे पहले कि एंडी सपने में ही मुस्कुरा पाता, बच्चे चिल्लाते हैं, जागो डैडी। लेकिन भाई, ये जगाने का बुलावा उसके बच्चों का नहीं बल्कि साक्षात यमराज का था। अचानक जहाज में एक जोरदार झटका लगता है, जैसे किसी ने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया हो। जहाज का इमरजेंसी सिस्टम बौखलाए हुए कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। बोरेलिस सीधा एक एस्टेरॉयड बेल्ट में घुस चुका था, जहां लाखों छोटे बड़े पत्थर मौत बनकर घूम रहे थे और इन्हीं में से एक विशाल चट्टान ने जहाज के साथ दो हाथ कर लिए थे। जहाज की बैंड बज चुकी थी। इमरजेंसी सिस्टम ने बिना किसी की इजाजत लिए सारे क्रायोपॉड्स को जहाज से अलग करना शुरू कर दिया। मतलब, बेटा अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तो चले। एंडी की नींद झटके से खुलती है। उसका दिमाग अभी भी लोडिंग मोड में अटका पड़ा है। चारों तरफ लाल बत्तियां जल बुझ रही हैं और कान फाड़ देने वाले अलार्म बज रहे हैं। तभी उसके पॉड का एआई सिस्टम लियोनार्ड अपनी शांत लेकिन परेशान कर देने वाली आवाज में बोलता है, चेतावनी, सिस्टम में गड़बड़ी। एंडी हड़बड़ाकर पूछता है, क्या हो रहा है? ये सब क्या है? उसका दिमाग आज छुट्टी पर नहीं, सीधा इस्तीफा दे चुका था। लियोनार्ड जवाब देता है, शांत रहें, मार्क 4 नेविगेशन डिवाइस पहनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एंडी को कुछ समझ नहीं आता, बस मैकेनिकल भुजाएं उसे एक भारी भरकम सूट पहनाने लगती हैं। ये ऐसा था मानो कोई आपको बिना बताए सीधा ऑपरेशन थिएटर में लिटा दे। एंडी चिल्लाता है, रुको, मुझे बताओ तो सही, हो क्या रहा है? लेकिन लियोनार्ड का अपना ही अलग टशन था। वो तो जैसे गूगल से भी बहस कर ले। उसने एंडी की बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, इमरजेंसी लॉन्च की उलटी गिनती शुरू होती है। क्या लॉन्च? अबे रुक, एंडी की फट के हाथ में आ चुकी थी। 3, मैंने कहा रुको। 2, अबे ओ ढक्कन। 1, एंडी के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, क्या? और अगले ही पल उसका पॉड एक रॉकेट की तरह जहाज से अलग होकर अनंत अंतरिक्ष में गुम हो जाता है। उसका पॉड 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक अनजान ग्रह के वायुमंडल में घुस रहा था। बाहर का तापमान 2900 डिग्री तक पहुंच चुका था, इतना कि लोहा भी भाप बन जाए। एंडी को अपनी खिड़की से दिखता है कि उसके आसपास के कुछ पॉड्स आग के गोलों में बदल चुके हैं और उनमें सोए लोग पलक झपकते ही राख हो गए। भाई का लक अच्छा था कि उसका पॉड इस अग्नि परीक्षा में बच गया। तभी लियोनार्ड की आवाज गूंजती है, टेरेन अलर्ट। सामने एक खड़ी पहाड़ी थी और पॉड सीधा उसी से टकराने वाला था। आज तो इसका कॉन्फिडेंस भी छुट्टी पर गया हुआ था, लेकिन पॉड ने आखिरी सेकंड में खुद को गोल गोल घुमाया और पहाड़ी से बचते हुए जमीन पर एक खतरनाक क्रैश लैंडिंग की, जिससे चारों ओर धूल बिखर गई। जब सब कुछ शांत हुआ, एंडी बेहोश पड़ा था। उसे फिर से अपने परिवार की झलक दिखती है, एक धुंधली याद। तभी लियोनार्ड बोलता है, धड़कन अनियमित है, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा, डिफिब्रिलेटर तैयार किया जा रहा है। एंडी को जैसे ही बिजली का झटका लगने का ख्याल आया, उसकी आत्मा शरीर में वापस लौट आई। वह गुस्से में आंखें खोलकर चिल्लाया, रुक जाओ, सिस्टम बंद करो। एंडी के जागते ही लियोनार्ड ने अपनी डॉक्टर वाली ड्यूटी फिर से शुरू कर दी। आपके शरीर में मतली के लक्षण दिख रहे हैं, उसने कहा, दवा दी जा सकती है। एंडी का दिमाग पहले ही दही हो चुका था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अबे अपनी दवा अपने पास रख और फौरन सिस्टम को स्लीप मोड में डाल और दफा हो जा यहाँ से। इसका दिमाग आज छुट्टी पर नहीं, इस्तीफा दे चुका है। लियोनार्ड चुप हो गया। एंडी ने खुद को संभाला और रेडियो चालू किया। क्या कोई सुन रहा है? मैं सभी फ्रीक्वेंसी पर कॉल कर रहा हूँ। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। वह इस अनजान ग्रह पर बिल्कुल अकेला था। तभी उसके पॉड के नीचे की जमीन कांपने लगी। एक जोरदार झटका लगा। लियोनार्ड का सिस्टम अपने आप जाग गया। चेतावनी, जमीन के नीचे एक गहरी दरार का पता लगा है। एंडी की घबराहट 7वें आसमान पर पहुंच गई। वह खुद से ही बुदबुदाने लगा। उसने पॉड से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की। कंपनी को कोसते हुए वह बोला, शुक्रिया दोस्तों, क्या 5 स्टार सर्विस दी है तुम लोगों ने। जैसे ही उसने यह कहा, जमीन फिर से हिली। पॉड एक तरफ झुक गया और सामने का कांच टूटकर एंडी के सूट में जा धंसा। एक तेज फुसफुसाहट के साथ हवा निकलने लगी। लियोनार्ड ने तुरंत चेतावनी दी, सूट में छेद हो गया है, बाहर ऑक्सीजन का स्तर केवल 2% है, ये जानलेवा है। एंडी की तो सांस ही अटक गई। उसने फुर्ती दिखाते हुए अपनी जेब से एक स्पेशल स्प्रे निकाला और छेद पर छिड़क दिया, जिससे वह तुरंत सील हो गया। बाहर निकलने से पहले उसकी नजर अपने बेटे के आखिरी खिलौने पर पड़ी, जो मलबे में दबा था। उसने उसे उठाया, अपनी जेब में रखा और हिम्मत करके बाहर कदम रखा। बाहर का नजारा दिल दहला देने वाला था। आसमान से बोरेलिस जहाज एक जलते हुए आग के गोले की तरह नीचे गिर रहा था और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाके की लहर इतनी तेज थी कि एंडी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जब वह उठा तो लियोनार्ड ने वो खबर दी जिसने एंडी के पैरों तले जमीन खिसका दी। हम अपने तय रास्ते से 48 ट्रिलियन किलोमीटर दूर भटक गए हैं, उसने बताया। हम एक अनजान ग्रह पर हैं जिसका कोई नक्शा मौजूद नहीं है। लियोनार्ड ने बड़ी मासूमियत से पूछा, चूंकि यह ग्रह अनजान है, क्या आप इसे कोई नाम देना चाहेंगे? एंडी की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। उसने गुस्से और हताशा में चीख कर कहा, भाड़ में जा। एक पल की खामोशी के बाद लियोनार्ड बोला, नाम स्वीकार
स्वीकार किया गया। इस ग्रह का नाम आधिकारिक तौर पर भाड़ में जा लीनर्ड दर्ज किया जाता है। एंडी का मुंह खुला का खुला रह गया। इस एआई की बुद्धि ने तो आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा दिया था। तभी एंडी के हेलमेट की स्क्रीन पर एक बीप की आवाज आई। लेनर्ड ने बताया, एक सक्रिय ट्रैकर का सिग्नल मिल रहा है। एंडी के अंदर उम्मीद की एक किरण जागी, शायद कोई और भी जिंदा बचा हो। वह तेजी से उस दिशा में भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। सिग्नल एक लाश से आ रहा था। ये देखकर एंडी को उल्टी आ गई। उसने हिम्मत नहीं हारी और दूर देखने लगा। तभी उसे मलबे के पार एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। लेनर्ड, उस रोशनी तक का रास्ता बनाओ, उसने आदेश दिया। जैसे ही वह उस ओर बढ़ा, उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ निशानों पर गई। ये किसी जानवर के पंजों के निशान थे, और भाई ये किसी छोटे मोटे पिल्ले के नहीं थे। ये निशान इतने बड़े थे कि देखकर किसी की भी फट के हाथ में आ जाए। एंडी सावधानी से आगे बढ़ा और आखिरकार रोशनी के स्रोत तक पहुंच गया। वहां एक और आदमी था जिसका नाम ड्वेन था। वह भी इसी हादसे में बच गया था। ड्वेन ने बताया कि यह सब कंपनी की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने पैसे बचाने के लिए जानबूझकर एस्टेरॉइड बेल्ट वाला छोटा रास्ता चुना था। ड्वेन ने कहा कि उसने मदद के लिए सिग्नल भेजने का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन एक बुरी खबर है, रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुंचने में कम से कम 2.5 साल लगेंगे। ये सुनते ही एंडी के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वह भी पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। 2.5 साल, ये शब्द एंडी के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। 2.5 साल इस बंजर खतरनाक ग्रह पर, ये तो उम्र कैद से भी बदतर सजा थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ड्वेन उसकी हालत समझ रहा था। उसने एंडी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत रख दोस्त, कम से कम हम अकेले नहीं हैं। ड्वेन फिर अपने जुगाड़ वाले सिस्टम की तरफ मुड़ा और कुछ तारें जोड़ने लगा। वह बोला, बस ये आखिरी तार जोड़ दूं, फिर हमारा सिग्नल और मजबूत हो जाएगा। एंडी अभी भी सदमे में था और बस खाली नजरों से उसे देख रहा था। उसे भनक तक नहीं लगी कि अंधेरे में कोई और भी उन्हें देख रहा था। अगले ही पल अंधेरे में से एक विशालकाय जीव निकला और ड्वेन को किसी खिलौने की तरह हवा में उठा लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि एंडी को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। 1 सेकंड पहले ड्वेन वहां था और दूसरे ही पल वह गायब हो चुका था। वह अकेला रह गया था। हाथ में सिर्फ ड्वेन की गिरी हुई बंदूक थी। तभी उसके रेडियो पर एक लड़की की घबराई हुई आवाज आई, हेलो, क्या कोई है? प्लीज जवाब दो। एंडी चौंक गया। एंडी ने कहा, हाँ मैं सुन सकता हूँ, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम नाओमी है, मैं अपने पॉड में फंसी हुई हूँ, मेरी टांगे मलबे के नीचे दबी हैं। एंडी के लिए यह एक और उम्मीद की किरण थी। उसने तुरंत लेनर्ड से नाओमी की लोकेशन मांगी। लेनर्ड ने मैप दिखाते हुए कहा, लोकेशन मिल गई है, लेकिन वह इलाका हैजर्ड लेवल रेड में आता है, मतलब वहां जाना मौत को दावत देने जैसा था। एंडी हिचकिचाया। नाओमी शायद उसकी खामोशी समझ गई। उसने कहा, देखो मेरे पॉड में ऑक्सीजन के 2 एक्स्ट्रा टैंक हैं, अगर तुम मुझे यहाँ से निकालते हो तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। ये सुनकर एंडी का इरादा बदल गया। ऑक्सीजन इस ग्रह पर सोने से भी ज्यादा कीमती थी। उसने बंदूक उठाई और नाओमी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में दोनों रेडियो पर बात करते रहे ताकि हिम्मत बनी रहे। नाओमी ने बताया कि वह लंदन से है और उसके परिवार में सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। एंडी ने भी बताया कि वह न्यूयॉर्क में एक म्यूजिक टीचर था। वे दोनों उस कंपनी को कोस रहे थे जिसकी वजह से आज वे इस हालत में थे और अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहे थे। जैसे जैसे एंडी आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अपने आसपास हल्की फुल्की हलचल महसूस हो रही थी। उसने लेनार्ड से पूछा, क्या तुम आसपास कोई हलचल स्कैन कर सकते हो? लेनार्ड ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा, माफ करना, मैं एक पुराना मॉडल हूँ, मेरे स्कैनर्स इतने शक्तिशाली नहीं हैं। भाई ये तो वही बात हो गई कि जंग के मैदान में सिपाही कहे कि मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है। एंडी को रास्ते में मकड़ी के बड़े बड़े जाले और वहीं पंजों के निशान फिर से दिखने लगे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तभी उसके हेलमेट के डिस्प्ले पर कई सारे एक्टिव ट्रैकर्स के सिग्नल आने लगे और वे सब तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहे थे। एंडी को लगा कि शायद और भी लोग जिंदा हैं, लेकिन उसकी यह खुशी पल भर में खौफ में बदल गई। उसे एहसास हुआ कि ये ट्रैकर्स उन मरे हुए साथियों के हैं और सिग्नल उनके पेट के अंदर से आ रहे हैं। ये विशालकाय एलियन मकड़ियां थीं जिन्होंने उसके साथियों को खा लिया था और अब उनके ट्रैकर्स अपने पेट में लेकर घूम रही थीं। ये देखने के लिए उसने हवा में एक फ्लेयर छोड़ा ताकि सच में यहाँ क्या क्या है वह साफ दिखाई दे सके। इससे पहले कि एंडी कुछ समझ पाता, एक भीमकाय मकड़ी अंधेरे से निकलकर उस पर झपटी। एंडी चीखते हुए भागा। आज तो इसका लक भी इसे देखकर रास्ता बदल लेता। भागते भागते उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई में नीचे जा गिरा। शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन गिरने से उसका जीपीएस खराब हो गया और सूट से फिर से ऑक्सीजन लीक होने लगी। उसने जल्दी से स्प्रे निकालकर सूट को फिर से ठीक किया। अब वह रास्ता भटक चुका था और नाओमी से उसका संपर्क भी टूट गया था। एंडी खाई से बाहर निकला। चारों तरफ घना अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा था। उसका जीपीएस काम नहीं कर रहा था और नाओमी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। वह पूरी तरह से खो चुका था। तभी उसके रेडियो पर एक कमजोर सी आवाज आई, मदद करो, कोई है? ये ड्वेन की आवाज थी। एंडी हैरान रह गया। उसे तो एक जानवर उठाकर ले गया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? उसका दिमाग लोडिंग में अटका पड़ा था। क्या उसे बचाने जाना चाहिए या फिर ये कोई जाल है? तभी रेडियो पर नाओमी की आवाज आई। उसका सिग्नल वापस जुड़ गया था। एंडी, तुम्हें ड्वेन की आवाज आ रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, शायद वो जिंदा हो। नाओमी की आवाज में एक अजीब सी अर्जेंसी थी। एंडी दुविधा में पड़ गया। वह पहले ही मौत को बहुत करीब से देख चुका था, लेकिन किसी को ऐसे मरने के लिए छोड़ देना भी उसे सही नहीं लग रहा था। हिम्मत करके वह सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ा। एंडी उस जगह पहुंचा जहां से ड्वेन की आवाज आ रही थी। तभी अचानक उस विशाल मकड़ी ने ड्वेन पर हमला कर दिया। यह देखकर एंडी की हालत पतली हो गई। ड्वेन का सिग्नल इसलिए एक्टिव था क्योंकि उसका ट्रैकर अभी भी काम कर रहा था। एंडी को समझ आ गया कि नाओमी ने उसे जानबूझकर यहाँ भेजा था ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि ये जीव कितने खतरनाक हैं। जैसे ही मकड़ी ने ड्वेन को खत्म किया, उसकी नजर एंडी पर पड़ी। एंडी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह जानता था कि अब उसकी बारी है। वह भागने के लिए
मुड़ा, लेकिन मकड़ी बहुत तेज थी। तभी एक कमाल का झोल-झाल हुआ। नाओमी ने दूर से ही पास के कुछ क्रैश हुए पॉड्स की इमरजेंसी लाइट्स जला दी। तेज रोशनी और अलार्म की आवाज से मकड़ी का ध्यान भटक गया। यह एंडी के लिए एक मौका था। नाओमी रेडियो पर चिल्लाई, एंडी, उस कोहरे वाले इलाके में भागो, जल्दी। एंडी ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ओर दौड़ लगा दी। मकड़ियां उसके पीछे थीं, लेकिन जैसे ही वह कोहरे में घुसा, वे सब रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे उस कोहरे से डरती हों। एंडी की जान में जान आई। कोहरे के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। हवा में छोटे छोटे बैंगनी जुगनू जैसे कीड़े तैर रहे थे। वे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जैसे ही एंडी उनके करीब गया, वे अचानक लाल हो गए और उस पर हमला करने लगे। नाओमी ने रेडियो पर अनुमान लगाया, शायद मकड़ियां इन्हीं जुगनुओं से डरती हैं। एंडी उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और उसमें से एक विशालकाय मुंह बाहर निकला। ये किसी सैंडवर्म जैसा जीव था। एंडी चीख भी नहीं पाया और वो जीव उसे पूरा का पूरा निगल गया। भाई, ऐसा खतरनाक कांड हुआ कि पूछो मत। आज तो इसकी किस्मत भी ऑटो करेक्ट से नहीं सुधर सकती थी। उस जीव के पेट के अंदर चिपचिपा, अधेरा और दम घोंटने वाला माहौल था। एंडी की धड़कनें धीमी पड़ने लगीं और उसकी आंखें बंद होने लगीं। तभी लेनर्ड की आवाज आई, धड़कन रुक रही है, डिफिब्रिलेटर सक्रिय किया जा रहा है। एक जोरदार बिजली का झटका लगा। उसने एंडी के सूट से एक जहरीली गैस उस जीव के पेट में छोड़ दी। जीव को भयानक तकलीफ हुई और उसने एक जोरदार डकार के साथ एंडी को बाहर उगल दिया। एंडी की हालत खराब थी, लेकिन वह जिंदा था। वह कीचड़ और उस जीव की उल्टी में सना हुआ था। अब उसकी ऑक्सीजन भी लगभग खत्म होने वाली थी। उसके हेलमेट पर ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकल की वार्निंग चमक रही थी, लेकिन दूर उसे नाओमी के पॉड की लाइट दिख रही थी। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते हुए उस ओर चल दिया। जैसे ही वह पॉड के पास पहुंचा, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। नाओमी ने उसे देख लिया था। उसने किसी तरह पॉड का दरवाजा खोला। एंडी रेंगते हुए अंदर घुसा। नाओमी ने फुर्ती से अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर एंडी के मुंह पर लगा दिया। एंडी ने गहरी सांस ली। वह बच गया था। उसने नाओमी की तरफ देखा और औजारों से उसकी फंसी हुई टांग को आजाद कर दिया। पॉड से बाहर निकलकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। एंडी की हालत खराब थी और नाओमी दर्द से कराह रही थी, लेकिन वे जिंदा थे और साथ थे। अब उन्हें एक सुरक्षित जगह की तलाश थी जहां वे उन खून की प्यासी मकड़ियों से बच सकें। उन्हें दूर बोरेलिस जहाज का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया, जो क्रैश होने के बाद भी काफी हद तक साबुत लग रहा था। हमें वहां पहुंचना होगा, नाओमी ने कहा। शायद अंदर हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर उस ओर बढ़ने लगे। रास्ता मकड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन वे छिपते छिपाते किसी तरह जहाज के उस हिस्से तक पहुंच गए। उन्होंने एक दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। जैसे ही वे दरवाजा बंद करने लगे, एक मकड़ी ने अपना पैर अंदर फंसा दिया। एंडी और नाओमी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद कर दिया, जिससे मकड़ी का पैर कटकर वहीं रह गया और वे दोनों अंदर कैद हो गए। अंदर का माहौल किसी हॉरर कहानी जैसा था। इमरजेंसी लाइट्स जल रही थीं और चारों तरफ मलबा फैला हुआ था। वे एक छोटे से केबिन में छिप गए। वहां बैठकर मौत के इतने करीब होने के एहसास ने एंडी को तोड़ दिया। उसने अपना पर्सनल लॉग खोला और नाओमी को एक वीडियो दिखाया। यह वीडियो उसके जन्मदिन का था। वीडियो में एंडी, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा केक काट रहे थे। सब बहुत खुश थे, लेकिन अगले ही पल वीडियो में एक धमाका होता है। एंडी बताता है कि उनके घर में गैस लीक हो गई थी और केक की मोमबत्तियों की वजह से आग लग गई। उस हादसे में उसकी पत्नी और बेटा मारे गए थे। वह खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार मानता था। वह इस माइनिंग मिशन पर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वह अपनी दर्दनाक यादों से दूर भाग सके। नाओमी ने उसकी कहानी सुनी और उसे गले लगाकर दिलासा दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी एंडी, तुम एक अच्छे इंसान हो। नाओमी के शब्दों ने एंडी के टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ने का काम किया। तभी केबिन के दरवाजे पर एक जोरदार धक्का लगा। एक विशाल मकड़ी, जो शायद उन सब की रानी थी, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वह बाकी मकड़ियों से कहीं ज्यादा बड़ी और खूंखार थी। नाओमी को एक आइडिया आया। उसने पास में पड़े एक बैग की तरफ इशारा किया, जिसमें वे बैंगनी जुगनू भरे हुए थे, जिनसे मकड़ियां डरती थीं। जैसे ही मकड़ी ने दरवाजा तोड़ा, नाओमी ने जुगनुओं से भरा छत्ता सीधा उसकी आंखों पर फेंक दिया। मकड़ी दर्द से चिल्लाई और कुछ पलों के लिए अंधी हो गई। यह मौका था। एंडी चिल्लाया, हमें इसे खत्म करना होगा। उसने ऊपर की ओर इशारा किया, जहां एक क्रायोपॉड क्रेन से लटका हुआ था। उसकी योजना उस पॉड को मकड़ी के ऊपर गिराने की थी। उसने कहा, नाओमी, तुम्हें उसका ध्यान भटकाना होगा। नाओमी ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह मकड़ी को अपनी तरफ खींचने लगी, जबकि एंडी पॉड को रिलीज करने के लिए कंट्रोल पैनल की तरफ भागा। लेकिन एक और कांड हो गया। जहाज की मेन पावर सप्लाई बंद थी, इसलिए कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा था। पॉड को गिराने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मकड़ी अब नाओमी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। तभी एंडी के दिमाग की बत्ती जली। उसने लियोनार्ड से पूछा, क्या कोई और रास्ता है? लियोनार्ड ने जवाब दिया, एक तरीका है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। अगर तुम अपने सूट की पावर सप्लाई को सीधे पॉड के सिस्टम से जोड़ दो, तो एक शॉर्ट सर्किट होगा जिससे पॉड रिलीज हो सकता है, लेकिन ऐसा करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह एक तरह का बलिदान था। एंडी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने नाओमी को देखा, जो मौत के मुंह में थी। उसने अपने सूट से कुछ तारें निकाली और उन्हें पॉड के सर्किट से जोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, बिजली की चिंगारियां निकली और पॉड नीचे गिर गया। विशाल मकड़ी सीधे पॉड के नीचे
आकर कुचल गई। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट के झटके से एंडी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नाओमी भागकर एंडी के पास गई। एंडी उठो, एंडी! वह रोते हुए उसे पुकार रही थी। धीरे धीरे एंडी ने अपनी आंखें खोली। वह जिंदा था। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। बाहर सूरज निकल रहा था। जहाज के टूटे हुए हिस्सों से सुबह की पहली किरणें अंदर आ रही थीं। उन्होंने पहली बार इस ग्रह की सुंदरता को देखा। तभी एंडी के सूट से एक नई आवाज आई। लेनर्ड मार्क 5 सक्रिय हो रहा है। नया सिस्टम ऑनलाइन आ चुका था और आते ही उसने एक रोमांटिक गाना बजाना शुरू कर दिया। एंडी और नाओमी हंस पड़े। उन्हें पता था कि रेस्क्यू आने में अभी 2.5 साल बाकी हैं, लेकिन अब वे अकेले नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और उस अनजान ग्रह पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मजा आया हो तो लाइक ठोक दो और ऐसी ही कांड वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।